दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जनरल स्टडी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या हुआ कि 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2022 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस बार 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक, कैसे एलिमिनेशन मेथड्स और कैसे कॉमन सेंस को अप्लाई करके 2021 के जनरल स्टडी के क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में कम से कम इसके 50 क्वेश्चन आसानी से उसको बना सके और उसको समझे कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और यूपीएससी क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछ रहा है, उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? मैंने ट्रिक्स जो डिस्कस किया था वो 2023 के जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें सारे ट्रिक्स को समझा के अप्लाई करके आपको दिखाया था। उसके बाद 22 को डिस्कस किया। उसमें ट्रिक्स को अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रिक्स तो समझा ही चुके हैं। तो ट्रिक्स को अगेन एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एप्लीकेशन है, उसको लेकर हमारी क्लैरिटी भी बढ़े। तो उसको उस तरह से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर कर पाएँगे। अभी क्या 26 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम भी प्रीलिम्स भी पहले से तय है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप 2023 से लेकर 2013 तक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एनालाइज करिए, उसको देखिए, उसको लगाइए और समझिए कि यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं तो आप अगर उस इन्फॉर्मेशन के उस क्लू को अगर अगर पकड़ लिए तो क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि यूपीएससी के माइंडसेट को समझिए, उसके टेम्परामेंट को समझिए, सिवाय समझ के ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक को कवर कर रहे हैं और बैल की तरह आप अध्ययन कर रहे हैं, घंटा गिन रहे हैं कि मैं 24 में से 18 घंटा पढ़ूंगा तब एग्जाम निकाल पाऊंगा। ऐसा नहीं है। यूपीएससी हार्ड वर्क का खेल है ही नहीं, नॉलेज का खेल है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग का खेल है, कॉमन सेंस का खेल है। जितना आप रिस्क ले पाते हैं उस चीज का गेम है। ठीक है? तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे समझना चाहते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे आसानी से हल किया जा सकता है, उसको भी इसका उपयोग मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप इसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है? तो हम क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? इंग्लिश में पढ़िए। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, संवैधानिक सरकार का क्या मतलब है? देखिए जब भी कोई बोलता है ये संवैधानिक संवैधानिक मान्यताओं को मानता है या संवैधानिक सरकार है, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी को मानना, सिद्धांत को तरजीह देना है। ठीक है? यानी जो भी सरकार होगी वो संविधान की जो वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है, उसके उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती, उसी के रेगुलेशन में ही काम करके आगे बढ़ा ही सकती है और सरकार का मनमोजी नहीं चलेगा। तो एक एक करके ऑप्शन देखिए किसमें ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन प्रूफ हो पा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। परिसंघीय संरचना, संविधान को सरकार की एक पद्धति होती है, सरकार की विशेषताएं होती है। संवैधानिक सरकार हो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र शक्तियां हो, ये भी ऐसी कोई विशेषता नहीं है। कह रहा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक वास्तविक शक्तियां, नाम मात्र की शक्तियां, परिसंघीय संरचना, ये सब सरकार की विशेषताएं होती है। किसी भी सरकार की जो पद्धति होती है, ये फीचर्स होते हैं। संविधान सरकार क्या है उसका असली मतलब अभी भी नहीं निकल पा रहा है। बी ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। देख रहे हैं, संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान की जो वैल्यूज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है, उसको दिमाग में रखते हुए काम कर रहा है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो संविधानवाद का सिंपल सा मतलब है कि संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से सरकार काम कर रही है। यानी संविधान के जो मूल है उससे वो बंधा हुआ है, संविधान की सीमाओं में वो काम कर रहा है। तो बेस्ट सूटेबल क्या हो गया? डी। देख रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सिंपल है। और ये जो संवैधानिक सरकार है, ये हर साल लगभग लगभग ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये अभी ये क्वेश्चन 2021 का है, 2020 में भी आ चुका है और 2022 की 23 में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका क्लियर हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस ही लगता है। तो आपका स्टैटिक पोर्शन की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी को आधार बनाकर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? इंग्लिश में देख रहे हैं, कह रहा है ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मान्यताओं के हिसाब से वो बंधा हुआ है और संविधान की वैल्यूज के हिसाब से वो काम कर रहा है। आंसर क्या आ गया? डी। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? कह रहा है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। आपको पता था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान की स्थिति क्या होगा? देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। के बाद वो क्या हो गया? संप्रभु राष्ट्र हो गया। लेकिन संप्रभु राष्ट्र हो गया तो उस समय संप्रभु डेमोक्रेटिक सोवरन डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा देश बना। उस समय राष्ट्रपति भी इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन हुआ, फिर इलेक्शन भी 1950 में हुआ। तो उस तरह से रीति आगे बढ़ी। तो पूछ रहा है कि उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, पढ़िए। कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य, केवल लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था। संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरन है इसमें, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये लग रहा है ठीक है। आगे पढ़िए। सी में कह रहा है कि संप्रभु प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, देख रहे हैं सेकुलर वाला जो वर्ड है, सेकुलर वाला जो वर्ड है आपको पता है, ये 42 अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको ऐड किया था। यानी 1976 में ये ऐड हुआ था, 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष का कोई जिक्र ही नहीं था। ये तो नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर इसमें आ गया समाजवादी, ये तीनों शब्द 1976 में 42 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। ये भी नहीं होगा। और पहला तो पता है कि केवल लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, सोवरन भी शामिल था। तो ये आंसर हो गया बेस्ट सुटेबल। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें क्या है? ये सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये आंसर हो गया। देख रहा है जो पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। मैंने कहा ना पॉलिटी, जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि यूपीएससी 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, उसमें पॉलिटी को लेकर मैं आपको समझाया था कि लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो पढ़ना चाहिए। और मैंने बताया था कि उसमें लगभग 12 से 1500 पेज का है। लेकिन शुरुआत के 300-400 से पेज से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी के सारे पेज के जो जो उसमें कंटेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे क्वेश्चन बहुत पूछा ही नहीं जाता। अगर आप प्रियम्बल पढ़ ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी पढ़ ले रहे हैं, अमेंडमेंट्स पढ़ ले रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, पार्लियामेंट हो गया, न्यायपालिका हो गया, बस इतना अगर पढ़ लीजिए, बेसिक क्रक्स उसी से निकलता है और उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार। तो आपके जितने क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के इसी कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं, या बन भी जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन अभी क्या है? आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको केवल लीगल राइट्स के तहत मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो केवल लीगल राइट्स है, यानी कानूनी अधिकार है। अब कानूनी अधिकार है तो अब इस देश में मान लीजिए देश के लोग रह रहे हैं, विदेश के लोग भी रह रहे हैं, तो ये सभी को हक है कि वो अपने इस देश में संपत्ति को खरीद सकता है, संपत्ति को अर्जित कर सकता है। तो ये क्या हो गया? ये वैधानिक अधिकार हो गया, हर किसी पर ये अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को है, नहीं केवल नागरिकों को नहीं है, सभी को है। ठीक है। कह रहा है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सही बात है। अभी आपको समझाया कि जो लीगल राइट्स है, लीगल राइट्स में प्रॉपर्टी जो एकत्रित करना है, उसको कंसंट्रेट करना, उसको इकट्ठा करना, वो किसी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये तो गलत है, मूल अधिकार नहीं है। आपको बताया था या ना तो मूल अधिकार नहीं विधिक अधिकार, मूल अधिकार तो नहीं है लेकिन विधिक अधिकार है। समझ रहे? ये गलत हो गया। ठीक है। तो देख रहा है अभी ये तीसरा क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, और अभी 2021 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जो स्टैटिक पोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। और तीनों क्वेश्चन अभी प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, बहुत आगे बढ़ भी नहीं रहा है। तो हर साल जो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं उस बात के टॉपिक्स ही होते हैं, स्टैटिक पोर्शन ही होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यूपीएससी उसी को टारगेट करती है। इसलिए बार बार इसको रिवाइज करते हुए बार बार आप अध्ययन करिए, क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस के क्वेश्चन को देखिए, तो आपको 2024 की जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको लेकर आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स किसका वायलेशन है?
आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को, आपको जो वायलेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वायलेशन जो वेल्थ है उसका जिक्र है आर्टिकल 39 में। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मिनरवा मिल्स वाद में जो एक जजमेंट भी दिया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लोगों जो कॉन्ट्रास्ट था, उसमें क्या बोला था कि दोनों में ऑर्गेनिक रिलेशन है। और उससे पहले जो केशवानंद वाला भारतीय बात था उसमें भी बोला गया था। उससे पहले जो भी बात थे जो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, उसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 19 और 14 उस पर को वरीयता दिया जाएगा आर्टिकल 19 39 से 39 बीसी से, इस तरह से थे। लेकिन बाद में उसको जजमेंट को पलट दिया था। आर्टिकल 39 में जिक्र है। आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, यानी निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। आप अगर डीपीएससी पढ़ते होंगे तो इसमें आर्टिकल वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39 बी और सी में ये वर्णन है कि राज्य इस तरह से नीति को आगे बढ़ाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के पास धन का अधिक से मात्रा में संकेंद्रण ना हो, कंसंट्रेशन ना हो, इकट्ठा ना हो, सभी लोगों को धन मिल सके, संसाधन मिल सके, इस तरह से राज्य प्रयास करेगा। ये डीपीएससी में स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है वो आर्टिकल 39 का वायलेशन है, उसको वायलेट करती है। ठीक है, यानी डीपीएसपी का वायलेशन है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। देखिए ये थोड़ा सा सिटीजनशिप से रिलेटेड है और थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया, हो सकता है आपको उतना पता नहीं हो। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल, देख रहे हैं, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये फैक्ट तो बहुत सिंपल है कि भारत में क्या है, भारत में जन्म से जो व्यक्ति यहाँ पर है वो भी बन सकता है, और जो नागरिकता अर्जित किया है बाय नेशनलिटी यहाँ पर अधिवास के तौर पर है वो भी बन सकता है। यानी दो तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में प्रावधान है कि जो जन्म से यहाँ पर नागरिकता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दो तरीके से उसमें प्रावधान बनाया गया है। ये तो जनरल फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। भारत में व्यक्ति जन्म से भी बन सकता है और दूसरे तरीके से भी, जो यहाँ पर राष्ट्रीयता रूप से नागरिकता को प्राप्त किया है, बहुत दिन तक यहाँ पर रह रहा है और उसने नागरिकता को प्राप्त किया है, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में, देखना किसी भी परिस्थिति में, बहुत एक्सट्रीम हो गया, उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये जनरल फैक्ट से ये भी गलत है। एक तो इसलिए गलत है, अगर आपको फैक्ट्स पता है तब भी गलत है, अगर नहीं पता है तो देखिए एक्सट्रीम केस है। कह रहा है फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट, आपको बताया था कि ये है ना, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं। ये गलत हो गया। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, आंसर क्या आ गया? ठीक है, केवल एक हो गया। देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है और क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा आप अध्ययन करिए और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप इग्नोर मत कीजिए। करंट अफेयर्स के पीछे लोग पागल बनते हुए 4-4 मैगजीन, 5-5 मैगजीन बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन हिलता भी नहीं है, क्वेश्चन बनता भी नहीं है। क्वेश्चन उस टाइम कॉमन सेंस ही बनता है तब, लेकिन क्वेश्चन कॉमन सेंस से तब बना पाएंगे आप जब आपका बेसिक पोर्शन जो स्टैटिक पोर्शन है, कोर एरिया है, वो आपका बार बार स्ट्रांग हो, बार बार आप उसको रिवाइज करते हो, तभी क्वेश्चन बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा which one of the following in Indian polity is an essential features that indicates that it's फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरल यानी संघीय स्वरूप की बात कर रहा है। संघीय स्वरूप को देखना है। संघीय विशेषता कौन सा है? संघीय विशेषता आपको पता है, संघवाद के तहत भारत में जिक्र है कि केंद्र और राज्यों के साथ संबंध है वो संघीय संबंध है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। फिर राज्य के साथ जो केंद्र का रिलेशन है वो इक्वलिटी का रिलेशन है, अधिनिष्ठ वाला रिलेशन नहीं है, मतलब कोऑपरेशन हो, सहयोग हो, इस तरह से उसको दर्जा दिया गया है। संघीय स्वरूप को कौन व्याख्यायित करता है, कौन उसको स्वरूप को उद्घाटित करता है? कह रहा है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। देखिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस अगर बना रहेगा तभी तो वो राज्यों के अधिकारों की भी रक्षा कर पाएगा और केंद्र की बात तो सुनेगा ही। तो दोनों तरीके से वो सिक्योर कर पा रहा है राइट्स को। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होता तो केंद्र तो मनमौजी तरीके से काम करेगा। फिर केंद्र के अधिकार को, जो केंद्र एक तरह से जो तानाशाही रवैया कभी कभी अपना लेगी, तो फिर उसको कौन उसको बैलेंस आउट करेगा? राज्य के पास तो इतना शक्ति होता ही नहीं है। ऑलरेडी संविधान में राज्यों को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। केंद्र बहुत ताकतवर, बहुत शक्ति उसको दिया गया है।
तो ऐसे मामले में फिर न्यायपालिका की भूमिका तय हो जाती है कि वो संसद की या केंद्र सरकार की जो मनमाने कानून है, मनमाने विधि है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, मनमौजी तौर पर उसको कंट्रोल कर सके, उसको असंवैधानिक घोषित कर सके। ठीक है? इसलिए मुझे लगता है पहला ही ज़्यादा एक्यूरेट है। आगे पढ़िए, पढ़ लेते हैं। कह रहा है यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कोई कह रहा था यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। संघीय विशेषता से रिलेट नहीं कर पा रहा। तो पहला ही हो गया आंसर कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये हो गया संघीय विशेषता। देख रहे हैं, अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया और पांचों क्वेश्चन अगर आप लक्ष्मीकांत के किसी बुक या किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, बात के 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी टॉपिक तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और इसलिए कहता हूँ कि शुरुआत की जो पोर्शन है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये जो छोटे छोटे पोर्शन है, जो शुरुआत के जो बेसिक क्रक्स है, इसको पढ़ लीजिए ठीक से। इसी से क्वेश्चन ज्यादातर 98% क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं, इन्हीं पोर्शन से आते हैं। तो इसलिए आपकी स्ट्रेटजी जरूरी हो जाता है कि आप किन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है? यानी राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है। और राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है, यानी आपको पता है कि पुट्टा स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला था कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो गया? आर्टिकल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इसी से इसके साथ 2020 में पूछा गया था कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, वो किसके तहत आता है? तो वो भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में आता है कि गरिमामय जीवन सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को निजता भी देना होगा आपको। फिर वो अपने डिसीजन खुद ले पा रहा है, वो राइट्स भी देना होगा आपको। सारा चीज उसके तहत आ जाता है, इसलिए वो ब्रॉड सेंस में चीजों को कवर करता है। आगे देखते हैं। कह रहा वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी based on the British model, but how does our model differ from that model? देखिए पूछ रहा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे अलग है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इससे रिलेटेड ये ऑप्शन बनाया हुआ है। पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है एज ए रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आपको पता है कि जो ब्रिटिश में जो वर्णन है, जो ब्रिटेन में जो प्रावधान है, उसके तहत पार्लियामेंट एक कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को भी ले सकता है कि मतलब एक कानून बनाने के, संसद एक कानून के जरिए कोई भी कानून बना सकता है और कुछ भी प्रावधान बना सकता है। वहां पर संसद जो है वो सुप्रीम है, सोवरन है। संसद को बहुत अनलिमिटेड राइट्स वहां दिया गया है। चलिए यहाँ तक तो सही है और सोवरन भी है। बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। आपको पता है कि ब्रिटेन में जो संसद है वो सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में जो संसद है वो कोई कानून अपने मनमौजी तरीके से कुछ भी नहीं बना सकती। वो संविधान के मर्यादा में रह के ही कानून बना सकती है। यानी इंडिया में संसद वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि संविधान सुप्रीम है। और संसद को जो कानून बनाने की शक्ति है वो लिमिटेड है। वो संविधान के मर्यादा में रह के ही कानून बना सकती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। कह भी रहा है एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सही बात है, लिमिटेड है। अगला पढ़िए, कह रहा है इन इंडिया मैटर्स related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the supreme court। देख रहे हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई अमेंडमेंट है जो संविधान का व्याख्या के से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में संविधान पीठ का गठन करती है। और जब संविधान पीठ का गठन कर रहा है यानी संसद का जो शक्ति है वो अनलिमिटेड नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट तो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया? सी।
ठीक है? देख रहा है यूपीएससी ये क्वेश्चन जो पूछी है, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, जो थीम है, जो उसका जो मैसेज है वो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरे क्वेश्चन को अगर कोई ठीक से पढ़ेगा तो समझ सकता है कि अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा, और दूसरा सही तो पहला भी सही होगा, दोनों सही हो गए। ठीक है? अब देखिए यहाँ तक पॉलिटी के क्वेश्चन थे, और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पढ़े, ज्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड, ये सब से है। मैं कह रहा हूँ ये सब चीजों को बहुत मजबूत कर लीजिए। हर साल 98% क्वेश्चन पॉलिटी के इन्हीं पोर्शन से आते हैं। अगला है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल जो इंडिया में है, आपको पता है, दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है? और दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है, यानी दक्कन क्षेत्र बना है, आपको कैसे बना है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि दक्कन क्षेत्र जो बना हुआ है, दक्कन का जो पठार बना है, वो वॉल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। समझ रहे हैं? यानी ज्वालामुखी उद्गार से बना है। चलिए आंसर क्या आ गया? बड़ी ऑप्शन कह रहा, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल नहीं, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल से नहीं, सीजर्स वॉल्केनिक रॉक बना हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप सॉइल पढ़ते हैं तो स्पष्ट तौर पर पढ़ते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है वो वॉल्केनिक एरप्शन से बना है, वो दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है? देखिए, यह है कह रहा, लीफ litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to in canopy vigorously by climbing the trees or growing as epiphytes. देखिए एपीफाइट्स आते ही, ये जिस चीज की विशेषता को बता रहा है, जिस बायोम की विशेषता बता रहा है, जिस फॉरेस्ट की विशेषता बता रहा है, तो एपीफाइट्स, अगर आप फॉरेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट फॉरेस्ट के, उसमें अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि एपीफाइट्स कहाँ उगता है। एपीफाइट्स उगता है वहां जहाँ पर बहुत डेंसली जो पेड़ वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह उगते हैं, और तब वो किसी पेड़ पर वो फ्लो करते हुए लताएं की तरह आगे बढ़ता है। ऐसे पौधे को तो बोलते हैं एपीफाइट्स। यानी एपीफाइट्स जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषताएं हैं। बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। केवल इसी फैक्ट से आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस तरह की विशेषता पाई जाती है। ठीक है? इस तरह की विशेषता पाई जाती है। इसलिए आंसर क्या आ गया? ये कार्निवोरस नहीं, ये नहीं है। राइट डेसिडस, ये भी नहीं है। मैंग्रोव, ये भी नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या आ गया? डी। और मैंने जब इन्वायरमेंट का लेक्चर डिस्कस किया था, जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें देखिएगा, मैंने डिफरेंट बायोम्स को डिस्कस किया था, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काफी विस्तार से समझाया था। उसमें ये फीचर्स भी डिस्कस किया था कि एपीफाइट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं वो विशेषता होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, इस क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि हाईली डेंस फॉरेस्ट वहां पर होते हैं। तो जो लता वगैरह होते हैं वो जमीन पर नहीं उगता, उस पेड़ पर ही उगता है। एपीफाइट्स प्लांट्स का मतलब क्या है कि उसको उगने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए किसी पेड़ की सहारा पड़ती है, किसी पेड़ की सहारे की जरूरत होती है, तो वो पेड़ पे ही उगता है वो। ठीक है? आगे देखिए। कह रहा, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए डेट के बारे में पूछ रहा है। कह रहा 8 अगस्त 1942 को आखिर में ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में बताइए। 8 अगस्त 1942। पढ़िए, कह रहा द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज adopted by the ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें सिंपल सा फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन हम पढ़ते हैं कि 8 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह रेजोल्यूशन लाया गया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट, आंसर भी क्या हो गया? ए, पहला ही दिया हुआ है। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर क्या आ गया? ठीक है? देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन सब है। इसलिए कहता हूँ कि बेसिक चीज जो है आपका क्रक्स है उसको क्लियर करिए। वैसे हर साल 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सिंपल फैक्ट्स, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन, कॉमन सेंस से बनते हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है। अगर आप उसको पकड़ ले रहे हैं और बाकी 20-25 क्वेश्चन आप थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा सा स्टडी करके भी सही कर पा रहे हैं, तो आप इजिली कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं।
लिए से ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्ट्रेटजी को अभी से डेवलप करना शुरू कर दीजिए। किस पर कहाँ ज़्यादा जोर देना है, किसको ज़्यादा फ़ोकस करना है, किसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाना है। और आपको अगर बहुत कन्फ्यूज़न बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप जो मैंने वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था कि 2024 के लेकर क्या करना है, क्या नहीं करना, जो डूज़ एंड डोंट्स मैंने डिस्कस किए थे उस वीडियो, आप वहाँ जाकर देखिए, आप होलिस्टिक स्ट्रेटजी आपको वहाँ से मिल सकता है। मेरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संत फ्रांसीसी जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ हो जाता है और मुझे लगता है कि जो 2021 में ये क्वेश्चन आया था, तो उस साल बैठने वाले किसी व्यक्ति को ये फैक्ट्स नहीं पता होगा। संत जेवियर के बारे में इतने डिफरेंट फैक्ट्स इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ता और किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी मुझे याद है कि मैं 2021 का पेपर दे रहा था, इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। केवल कॉमन सेंस से, केवल थोड़ा ट्रिक्स एंड मेथड्स को, तो यूपीएससी पूछने का जो उसका स्टाइल है, जो टेम्परामेंट है, उसको पकड़ के इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। और जब मैं 2023 का पेपर डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी जनरली जो फैक्चुअल थिंग होते हैं, फैक्चुअल चीजें होती है, जिसमें किसी में डेटा, कोई स्टेट्स, कोई मिनिस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी, कोई संस्थापक का नाम, कोई भी चीज इस तरह से चीजें जो रिलेट करता है, जो फैक्चुअली हो जाता है, वो जनरली गलत होता है। ठीक है, उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो देखिए पढ़िए इसको, इसे पढ़ते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। सीधा कहता फाउंडिंग मेंबर तो गलत हो सकता है, कह रहा वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द बहुत तो लार्ज स्केल हो गया, बहुत मॉडरेट हो गया, तो इसमें होल्ड करते हैं। अगला है, कह रहा सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड डाइड इन गोवा। देख रहे हैं, फैक्ट्स हो गया। कह रहा गोवा में ये मरे थे एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हियर। ये बिल्कुल फैक्ट्स हो गया और फैक्चुअल थिंग्स गलत होते हैं। आपको पता है कि फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देती है, तो दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसी केवल दूसरे वाले फैक्ट्स को यूज करके, तो उसके यूपीएससी का जो टेम्परामेंट होता है उसको पकड़ के इस क्वेश्चन को मैं सही कर दिया था, सिर्फ यही ट्रिक को करके। और वैसे आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी बुक रीड कर लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन फैक्चुअली अब नॉलेज के बेसिस पर तो नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। इतना डीप में जाके कोई भी स्टडी नहीं करता है। और ये सब फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ी ना है। कोई भी व्यक्ति कब मरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, जो इंडियन चीजें से रिलेटेड होता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम। अब सेंट जेवियर गोवा में कब आया, नहीं आया, कब मरा, क्यों मरा, नहीं मरा, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, लॉजिक फैक्ट्स के रूप में दिया हुआ है, तो पकड़ना है, आंसर निकाल। कह रहा है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य जो है काफी प्रोग्रेसिव, काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है। यानी उसमें महिलाओं को काफी स्वतंत्रता था। अगर महिलाओं को काफी स्वतंत्रता स्वतंत्रता वहां पर था, फ्रीडम था, तो महिलाएं ज्यादातर कामों में वो इन्वॉल्व होगी। तो नूनीज जब टेम्पररी चीजों को, जो उस समय का जो कंटेम्पररी चीजें हैं, उसको अगर व्याख्यायित कर रहा है, तो उससे बहुत सारी चीजों को नूनीज देखा होगा, कवर किया होगा। तो उसमें महिलाएं कुश्ती करती होगी, ज्योतिष शास्त्री पढ़ती होगी, लेखाकरण भी करती होगी, भविष्यवाणी भी करती होगी। इसलिए ये चारों सही हो गया। और आंसर क्या हो गया आंटी? केवल ये फैक्ट्स अगर आपको पता होता, विजयनगर साम्राज्य काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, काफी महिलाओं को वहां पर आजादी है, तो महिलाएं हर चीज में एक्सेल कर रही होगी, हर चीज में बढ़ावा उसको मिल रहा होगा, और तभी वो इन सारी चीजों को कवर कर रहा होगा। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाला बात हो गया है, जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उसको यूज करना, अप्लाई करने वाली बात है ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डी। अब देखिए यही क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित पद कथनों पर विचार करिए। 64 योगिनी मंदिर जनरली कोई नहीं पढ़ता इसके बारे में, किसी को नहीं पता होता। सिलेबस में भी कभी छोटे मात्रा में कभी कभी जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट में। लेकिन जब मैं पेपर दे रहा था, तो मैं इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कह रहा है ये कच्छपात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। डाउट है, पता नहीं है, फैक्ट देखते हैं कुछ। कह रहा है ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, एकमात्र। यहाँ देखिए, इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया ओनली। क्या हो गया? काफी एक्सट्रीम हो गया, काफी। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, काफी एक्सट्रीम हो गया ये, इसलिए दूसरा गलत। और दूसरा गलत, यहाँ गलत, ये गलत।
गलत, ये गलत, ये गलत। बोलिए आंसर। यहाँ भी एकमात्र एक्सट्रीम है, यानी ये गलत। देख रहे हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे हर साल जब भी क्वेश्चन को टफ बनाती है तो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा जरूर होता है जिसको पकड़ने की जरूरत है। अगर आप उसको पकड़ ले रहे हैं, वो तभी पकड़ पाएंगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी का टेम्परामेंट क्या है। कोई भी क्वेश्चन पूछने के प्रति उसका लॉजिक क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि आप हर चीज को रट के आए, हर चीज को याद करके आए, 10 बुक पढ़ के आए तब क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं चाहती यूपीएससी। यूपीएससी इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसमें जो लॉजिक छिपा हुआ है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पकड़िए और कॉमन सेंस अप्लाई करिए। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा वाला पढ़िए, कह रहा है ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। भारत इतना विस्तृत देश है, क्या पूरे देश में एकमात्र यही मंदिर है जो वृत्ताकार है? काफी एक्सट्रीम हो गया ना। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए, और कॉमन सेंस अप्लाई करके जो मेथड्स है, जो ट्रिक्स है, के जरिए गलत हो गया तो आंसर आ गया। ठीक है। कह रहा व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन से एक पल के लिए मान लेते हैं ब्लू कार्बन आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी में ब्लू का जिक्र है, और ब्लू इकोनॉमी पता है आपको, जो सीज है, जो सागर है, से रिलेटेड है, उसकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, उससे रिलेट करिए तो ब्लू कार्बन भी क्या होगा, समुद्र से जो कार्बन जो कैप्चर होता होगा उससे से रिलेटेड होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, कह रहा है कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस, देख रहे हैं, एंड कोस्टल इकोसिस्टम। क्या क्या हो गया आंसर? गलत, ये गलत। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आपको ब्लू कार्बन के बारे में नहीं पता है तो ब्लू इकोनॉमी तो हर कोई पढ़ता है, और ब्लू इकोनॉमी ओशन से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, सागर से रिलेटेड है, तो वहां पर उसको रिलेट करिए तो ब्लू कार्बन से रिलेट हो पाएगा। तो यानी वो भी समुद्र से जो कार्बन कैप्चर होता है उसी को बोलते हैं ब्लू कार्बन। देख रहे हैं, तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसको काफी रिलेट करके भी जोड़ कर भी आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, इकोनॉमी का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो फैक्ट्स है, कभी ज्योग्राफी में काम आ जाएगा, कभी हिस्ट्री में काम आ जाएगा, कभी इन्वायरमेंट में काम आ जाएगा। इसलिए हर फैक्ट्स को रिलेट करते हुए को समझिए, आंसर निकालिए। आगे पढ़िए। कह रहा विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, ठीक है, पता नहीं चला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। एक पल के लिए मानते हैं कि ये पता नहीं है। आगे पढ़िए। कह रहा सम इंडस्ट्री यूज इट इज टू जनरेट पावर। आपको मैंने बताया था कि जिसमें सम लग जाता है वैसे स्टेटमेंट और मॉडरेट हो जाता है, और इजी और मॉडरेट स्टेटमेंट जनरली सही होता है। तो दूसरा सही हो गया, दूसरा सही है तो दूसरा इसमें नहीं थी तो गलत हो गया। तीसरा पढ़िए। कह रहा इट्स यूज, कह रहा यूज, और मैंने बोला था एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होते हैं जनरली सही होते हैं, यानी तीसरा भी सही हो गया। तीसरा तो ये सही ही है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो होगा नहीं। अब पहले को देखना है। कह रहा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, फर्नेस ऑयल की बात कर रहा है और ऑयल रिफाइनरीज से उसका प्रोडक्ट निकल रहा है, तो थोड़ा सा देखना है तो रिलेट कर रहा है, उससे वो संबंध जुड़ रहा है, रिलेशन है, को रिलेशन है। चलिए, ये भी सही। आंसर क्या आ गया? देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरे में तो हमको डाउट ही नहीं है, पहले वाले में डाउट था तो उसको रिलेट करके समझ लिए। ऑयल रिफाइनरीज की बात हो रही है, ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, उससे रिलेटेड होगा, फर्नेस ऑयल से निकलता होगा, तो आंसर आ गया। आगे पढ़िए। कह रहा है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर, देखिए मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी का बिल्कुल और आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा इंक्रीज कब होगा? जब जो मनी है घर में न रह के बैंक में हो। अगर बैंक में होगा तो बैंक उसी पैसे को लाखों आदमी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लाखों आदमी को दे सकता है। फिर मनी वहां से वहां, वहां से वहां, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, तीसरे आदमी से चौथे आदमी, उसी मनी का एक ही मनी है लेकिन बार बार यूज होता रहा है, बार बार मल्टीप्लाई होता होता जा रहा है वो। तो बैंक के हैबिट्स में अगर आपका वृद्धि हो रहा है तो मनी का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, और मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी बढ़ेगा। द बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक्स, ये नहीं है। इंक्रीज इन द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स, ये भी नहीं है। कह रहा इंक्रीज इन द बैंकिंग, देख रहा बैंकिंग हैबिट्स। अगर सभी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करने लगे तो बैंक के पास बहुत सारा धन जमा हो जाएगा, और उस पैसों को बैंक
करोड़ों आदमी को दे सकता है लोन के रूप में और उसी पैसों को वो घुमा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। क्या हो गया? डी गलत, जब सी तो डी भी गलत हो। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी इकोनॉमी ही चल रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मोस्ट इन्फ्लेशनरी की बात कर रहा है, यानी मुद्रास्फीति बात कर रहा है, यानी जो महंगाई को बढ़ाता हो। महंगाई कब बढ़ता है? जब मनी का फ्लो बढ़ जाए, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाए। लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाए, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कह रहा है रीपेमेंट, मोस्ट कह रहा है, मोस्ट सबसे ज्यादा को पकड़ रहा है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, इसमें भी मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, होल्ड करता है। देखेंगे जिसमें जिसमें पैसा बढ़ेगा उसको पहले छांट लीजिए, फिर देखिए सबसे ज्यादा पैसा किस में बढ़ रहा है, फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस से बजट डेफिसिट। ठीक है, ये भी हो सकता है, मनी सर्कुलेशन इसमें भी बढ़ रहा है। कह रहा है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स फाइनेंस से बजट डेफिसिट को भी होल्ड करते हैं। कह रहा है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, देख रहे हैं इस समय इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। देखिए ये ऑप्शन और बाकी तीन ऑप्शन में देखिए अंतर क्या है। ई वाले ऑप्शन में कह रहा है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, मतलब नए पैसों को आप छापने जा रहे हैं, तो मार्केट में क्या होगा, पैसा नया आएगा, नया पैसा रिलीज हो रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है, जो पैसा ऑलरेडी है उसी को सर्कुलेट कर रहा है, कोई बैंक से ले रहा है तो कोई सरकार से ले रहा है और किसी को दे रहा है। तो वो पैसा जो ऑलरेडी मार्केट में वही रेगुलेट रेगुलेट हो रहा है, वही मूवमेंट हो रहा है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में नया पैसा आरबीआई जारी कर रही है, नया पैसा मार्केट में भेज रहा है, पैसा इंजेक्ट हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन लार्ज स्केल में बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा महंगाई यही बढ़ाएगा। तो आंसर क्या आ गया? डी, पोस्ट इन्फ्लेशनरी यही होगा। क्योंकि नया पैसा छप रहा है, तो मार्केट में जो पैसा ऑलरेडी है वो तो सर्कुलेट हो ही रहा है। नया पैसा भी जब मार्केट में जाएगा तो और मनी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, तो और महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा, तो और सामान खरीदेगा, तो महंगाई और बढ़ेगा। ठीक है, आंसर हो गया। कह रहा भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सी भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? कह रहा ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी जो अगर इंक्रीज हो रहा है, इसको सरकार की चिंता क्यों होनी? सरकार की चिंता का प्रमुख कारण क्या है? ये पहला पढ़िए। कह रहा अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, पता नहीं चल, होल्ड करते हैं। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद को विकास, ये होता है लेकिन पता नहीं चला। कह रहा कर अपवंचन, सरकार के लिए देख रहे हैं, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, जिसको पैसा छिपाते हैं लोग। तो अगर जिस पर टैक्स ही नहीं मिलेगा तो सरकार को टैक्स जब मिलेगा ही नहीं, तो वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो उस पैसे तो सरकार को नुकसान है, क्योंकि सरकार को कोई राजस्व ही नहीं मिल रहा है उस पैसे का, कोई सोर्स भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए सरकार के लिए चिंता का कारण बन जाता है ब्लैक मनी, कि सरकार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, सरकार को टैक्स नहीं मिलता, सरकार के राजस्व का नुकसान हो जाता है इससे। इसलिए क्या हो गया, डी ज्यादा सही हो गया। बढ़िए, कहना कि लॉस ऑफ रेवेन्यू स्टेट चेकर ड्यू टू टैक्स एवेजन, बात है, टैक्स छिपा लिया जाता है, और इसलिए जो जिस पर टैक्स नहीं मिलता उसी को तो काला धन बोलते हैं, और इस वजह से सरकार के राजस्व को बहुत लार्ज स्केल पर हानि होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डी। आगे पढ़िए। कह रहा है भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे किससे प्रभावित होता है? द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो इसमें से किससे प्रभावित होता है? कह रहा यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, बिल्कुल बात है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स कार्रवाई करेगा तो पैसा यहाँ से बढ़ेगा या पैसा आएगा, तो इफेक्ट्स होगा ही। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, इससे भी इफेक्ट होगा। मुद्रास्फीति, अल्पावधि ब्याज दर, बिल्कुल इससे भी इफेक्ट होगा। भाई इंडियन बॉन्ड यील्ड्स जो है तो मल्टीपल उस पर इफेक्ट होता है। अगर अमेरिका जो एफबीआई वहां से जो कार्रवाई हो रहा है, उससे भी तो चूंकि जो इकोनॉमी है वो तो कोरिलेट है आपस में, अगर वहां पर कोई कार्रवाई हो रहा है तो पैसा, वो मूवमेंट तो प्रभावित होगा ही। आरबीआई कोई कार्रवाई कर रही है तो यहाँ भी पर फर्क पड़ेगा। ब्याज दर और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रहा है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया? डी। डी। ठीक है,
बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देख रहा है। पहले पॉलिटी डिस्कस किया था, वहां पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी डिस्कस किए थे। अभी इकोनॉमी चला लगातार, उससे भी करीब 8-10 क्वेश्चन देख लिए। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे अप्लाई होकर क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो कोर एरिया है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऊपर से लो हैंगिंग जो फ्रूट्स होते हैं उसको पकड़ सकते हैं और इजिली कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, देखिए रहा है, अन्न जो है ना, इनमें से पढ़िए, कह रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। जैसे मान लीजिए एक गुड है ए, कह रहा और चीज स्थिर है, तो कह रहा है इनमें से किस कारणों की वजह से ए का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा, किन कारणों से। पहला पढ़िए, कह रहा है इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, मतलब कह रहा है कि प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। जैसे मान लीजिए दो बिस्किट है, एक है पार्ले जी और एक है मैरीगोल्ड, मान लीजिए दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो आदमी क्या करेगा, अगर दोनों एक ही टाइप के हैं तो कोई आदमी ये खाएगा और कोई आदमी ये खाएगा। लेकिन मान लीजिए इसका दाम बढ़ गया बहुत लार्ज स्केल पे, तो लोग अब इसको नहीं खरीदेगा, इसको खरीदना शुरू कर, और जब इसको खरीदेगा तो इसका भी डिमांड बढ़ने लगेगा। वही कह रहा है कि अगर इसकी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है अगर उसका दाम बढ़े, तो क्या प्रोडक्ट ए का दाम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि उधर महंगाई बढ़ रहा है तो हर आदमी आ जाएगा इधर और यही वस्तु खरीदने लगेगा, तो इसका डिमांड बढ़े। पहला सही हो गया। कह रहा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। पूरक वस्तु ऐसे वस्तु को बोलते हैं जो आपस में रिलेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये बाइक है और ये पेट्रोल है। ठीक है, बाइक पेट्रोल, अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो क्या बाइक भी का भी डिमांड बढ़ेगा? इस तरह से, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, उसको होल्ड करते हैं। कह रहा वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। अगर उपभोक्ता की आय में, किसी कंज्यूमर के या कस्टमर की आय में वृद्धि होगा तो वो घटिया वस्तु क्यों खरीदेगा? तो वो बढ़िया वस्तु खरीदेगा ना। ये तो नहीं होगा। अगर किसी कंज्यूमर के आय में वृद्धि होगा तो वो घटिया वस्तु नहीं खरीदेगा, वो बढ़िया वस्तु खरीदेगा। तो ये तो नहीं होगा। देखिए आप तय है, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, आंसर क्या आ गया? वन। देख रहे हैं? और चौथा भी सही है, कह रहे इसकी कीमत घटती है। अगर कीमत घटेगा तो लोग सही बात है खरीदने लगेगा। तो आंसर क्या आ गया? 1/4। देख रहे हैं? दूसरा में हमको डाउट था और दूसरा की जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे पढ़े, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession। देखिए इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रहा है, यानी आर्थिक बात हो रही है। और आपको पता है कि आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए आपको ईटी को बढ़ाना होगा, यानी मनी सर्कुलेशन को बढ़ाना होगा, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो वो ज्यादा चीजें खरीदेगा, और जब खरीदेगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, यानी मंदी खत्म होगा। तो देखना होगा कि कहाँ मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। कह रहा है कट इन टैक्स रेट्स कंपोनेंट बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर टैक्स रेट में कट करेंगे तो आदमी का पैसा पैसा तो आएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ रहा है, तो फिर पैसा कम हो जाएगा। ये तो कह रहा है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? मनी सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा। मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो उसी पैसे से वो सामान खरीदना शुरू कर देगा। और जब सामान खरीदना शुरू हो जाएगा मार्केट में, तो मार्केट में जो मंदी छाया हुआ था वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए बेस्ट सुटेबल बी लग रहा है। ठीक है, बी आंसर हो गया। आगे पढ़िए। देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन फिर से आ गया। इकोनॉमी भी मिक्स है इसमें, लेकिन पॉलिटी का जो ट्रिक्स है देखिए वो यहाँ पर कैसे यूज। आपको मैंने बोला था कि किसी भी चीज का वर्णन अगर स्टेटमेंट में ये कहे, इसका व्याख्या संविधान में है, ये संविधान में वर्गीकृत है, ये संविधान में उल्लिखित है, तो ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। बढ़िया ऑप्शन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति। हो सकता है आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो, होल्ड करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार बोला जाता है केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। मैंने बोला था कि संविधान में ऐसा हर चीज को नहीं डाला जा सकता, संविधान बहुत छोटा होता है।
हर प्रावधान को संविधान में डालने लगे तो संविधान बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, गैदरिंग ज्यादा हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान यानी भारतीय संविधान के प्रावधान के हिसाब से केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार दिया जाता है। ये नहीं है, दूसरा गलत इसमें है, ये गलत, ये गलत आ गया। देख रहे हैं इजिली, केवल इस स्टेटमेंट, इस ट्रिक के जरिए, आपको ये ट्रिक अगर पता है तो इस ट्रिक के जरिए ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। बाकी ये फैक्ट्स आपको पता हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैक्ट्स आपको पता था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा श्योर थे हम कि दूसरा तो गलत ही है, और दूसरा गलत है तो इसका आंसर आसानी से आ जा रहा है। देख रहे यूपीएससी का ये क्वेश्चन पूछने का मकसद बस इतना ही था कि आपको केवल ये पता होना चाहिए कि आरबीआई को निर्देश देने का जो अधिकार है केंद्र सरकार का, वो संविधान से उल्लेखित नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, वो परंपरा के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से है, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से, विभिन्न कानूनों के हिसाब से, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो केवल ये फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आपका आंसर भी आ जा रहा है। और बाय द वे मान लीजिए आपको फैक्ट्स नहीं पता है, ये भी तो आपको ये ट्रिक तो पता है कि संविधान में किसी चीज का उल्लेख अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो जनरली ऐसा स्टेटमेंट गलत होता है, इसी को यूज करके आप आसानी से बना देंगे। कह रहा है वाटर के बारे में, कह रहा है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि, देखिए इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का यूज होगा, केमिस्ट्री बेसिक साइंस, इसीलिए थोड़ा बेसिक साइंस में भी आपको यूज करना होगा, उसको देखना होगा। जनरली टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 2021 में टेक्नोलॉजी से कम पूछा था, बेसिक साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, इसलिए वहां ज्यादा टफ भी हो गया था पेपर। और इसलिए बच्चों से अपेक्षा किया गया कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। देखिए यही क्वेश्चन कह रहा है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड dissolves। कह रहा है इट इज a bipolar in nature, करिए, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पता नहीं चल रहा है, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, कुछ पता नहीं चल रहा है, इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कुछ पता नहीं। देखिए किसी भी चीज का सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में घुलाने की जो मात्रा होती है वो डिपेंड करता है आयंस पर, और आपको पता है कि जो वायु है, जल है, वायु कह रहा वाटर जो है वो डाईपोलर होता है। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, प्लस एच माइनस, ठीक है, ये होता है वाटर का फार्मूला, और इसीलिए आंसर क्या आ गया, इट इज डाईपोलर। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया हूँ, बाकी इसमें कोई ट्रिक है नहीं। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को निश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है। कह रहा फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने के लिए कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। फॉरेस्ट एक्ट आपको पता है जनजातीय क्षेत्र में लाया जाता है, और जनजातीय क्षेत्र में लाया जाएगा तो उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप वैसे भी देख सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करेगा भाई, पर्यावरण से रिलेटेड है। पंचायती राज भी तो पर्यावरण पंचायत क्षेत्रों से रिलेटेड है, वो ट्राइबल एरिया में इसका क्या रोल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल क्षेत्रों से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया से तो बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, ट्राइबल एरिया की बात केवल इसमें हो रही है, इसलिए आंसर क्या आ गया, डी। आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है। तो हम इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। ज्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी से थे, इकोनॉमी से थे। एक वीडियो और बनाएंगे हम, उसमें भी 25 क्वेश्चन बनाएंगे, 25 क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉमन साइंस और थोड़ा ट्रिक्स एंड टेक्निक मेथड्स को यूज करके 50 क्वेश्चन तक आप आसानी से सोल्व कर सकते थे, और बच गया 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप नॉलेज के बेसिस पर बहुत ज्यादा आप जो मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं उसके बेसिस पर कम कर पा रहे हैं, तो 60 से 65 क्वेश्चन में आप 100 प्लस कट ऑफ, मतलब 100 प्लस मार्क्स तक आप पहुंच सकते हैं, और कट ऑफ को क्रॉस करना तो बहुत आसानी तरह से संभव है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभी से जो 3 महीना का जो टाइम है आपका, आप प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसको टच करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपका जो टेम्परामेंट है वो भी यूपीएससी के माइंडसेट से मैच हो जाए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जैसी देखे, जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको आसानी से छाट ले।
इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करिए और मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल होता है वो यूपीएससी के 10% का भी लेवल को टच नहीं कर पाता है। इसलिए उ उस क्वेश्चन में आप 100 टेस्ट भी लगा लीजिए, तब भी आपकी प्रैक्टिस अधूरी रहेगी, जब तक आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, बार-बार देख नहीं रहे हैं और उससे कुछ क्लू गेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है?